हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए सरकारी दमन जो किया गया था और उसके साथ साथ जो अन्य सहयोगी आंदोलन चलाए गए थे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन पे हम कल चर्चा कर चुके थे। अब आज हम चर्चा करेंगे सरकारी दमन चक्र जो चलाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था तब अंग्रेज़ों के द्वारा उसे दबाने के लिए और बर्बरतापूर्वक दमन करने के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। वहीं उत्तर पश्चिम प्रांत में जहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान साहब नेतृत्व कर रहे थे खुदाई खिदमतगार के द्वारा, जो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था, मलंग बाबा का समर्थन किया था। अर्थात महात्मा गांधी जी को उत्तर पश्चिम प्रांत में मलंग बाबा के नाम से जाना जाता था। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को जाना जाता था। शेर अफगान, अन्य कई उपाधियां उन्हें प्राप्त थीं। गहड़वाल रेजिमेंट को नियुक्त किया गया कि उत्तर पश्चिम प्रांत के जो क्रांतिकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनको दबा दिया जाए। उत्तर पश्चिम प्रांत में आंदोलन बहुत चरम पे था। एक ऐसा पहला आंदोलन था जो एक साथ पूरे भारत में चल रहा था। 1857 के विद्रोह के बाद पहला ऐसा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भारत के कोने कोने में देखने को मिलता था। अब गहड़वाल रेजिमेंट के जो अधिकारी थे उनके नेतृत्व में सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम गोली किस पे चलाएं? कोई उसमें हमारा भाई लगता है तो कोई पिता तुल्य लगता है, कोई पुत्रवत है, कोई बहन लगता है। किस पे गोली चलाएं? हम अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। ये किसने कहा? एक गहड़वाल रेजिमेंट ने कहा, जो कि गहड़वाल भी उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे पहले एक गहड़वाल वंश का राजा हुआ करते थे, जयपाल, जयचंद, इन सब का नाम आपने सुना होगा। जब मोहम्मद गोरी, गजनबी, जब ये लोग आक्रमण करने आए तो गहड़वालों का सामना पहले हुआ कि हिंदू शाही वंश के थे। बाद में उन्हीं के नाम से गहड़वाल रेजिमेंट अंग्रेज़ों ने बना दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अंग्रेज देखो कितने चालाक थे, बहुत शातिर थे लोग, बर्बर थे। असभ्य तो ये बेवकूफ़ लोग थे, असभ्य भारतीयों को बताते थे वो खुद ही, लेकिन चालाक थे। अपने राष्ट्र के प्रति उनके अंदर एकता थी। हमारे देश के जैसा नहीं था कि हर कोई कहता है मैं झांसी नहीं दूंगी, कोई कहता है मद्रास हमारा है, तो कोई कहता है बंगाल छोड़ दो हम तुम्हारा साथ देंगे, तो कोई कहता है कि हम सिंधिया हैं हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। यानी अलग अलग लोगों ने अलग अलग छवि दिखाई। भारत छोड़ के बाकी सब था। भारत की एकता को छोड़ दिया जाए तो सब था। गहड़वाल रेजिमेंट अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और जो रेजिमेंट होते थे उन्हीं को उन्हीं के लोगों के दमन के लिए भेजा जाता था। उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे ज़्यादा उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के संबंधी थे। इससे दो फायदे अंग्रेज़ों को होते थे अगर गोली चला देते तो। एक तो उनके लोग अंग्रेज़ों के कम अपनों के दुश्मन ज़्यादा हो जाते। कहा गया है कि कोई गैर मुझे कुछ कहता तो हम बर्दाश्त भी करते, अपनों ने दुत्कारा है हम कैसे भूल जाएं। जब कोई पराया कुछ कहता है तो तकलीफ़ कम होता है,
लेकिन जब अपना कुछ कहता है तो तकलीफ दुगना होता है। और इस बारीकी को अंग्रेज़ों ने समझ लिया था कि अगर इन सबको एक दूसरे से ही लड़ाना है तो इन सबको आपस में ही लड़ने के लिए आमने सामने खड़ा कर दीजिए। जैसे अकबर की क्या नीति थी? अकबर जानते थे कि इतने बड़े हिंदूशाही साम्राज्य में अगर हमें राज्य करना है, जहाँ की 85% से 90% जनसंख्या हिंदू हो, वहाँ पे अगर मुस्लिम हमें राज करना है तो हमें नीति बदलनी पड़ेगी। तो उन्होंने किसको खड़ा किया? राजस्थान के राजपूतों को खड़ा कर दिया, मराठों को मराठा के खिलाफ खड़ा कर दिया, मान सिंह, जय सिंह जैसे लोगों को खड़ा कर दिया हिंदू राजा के खिलाफ। अब लड़ो, किससे लड़ोगे? अकबर के झंडा के तले एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को मार रहा था, एक मराठा दूसरे मराठा को मार रहा था, एक पेशवा दूसरे हिंदूशाही को मार रहा था। तो इस नीति के तहत दुश्मन तो अपने ही हो गए, तो बाहरी तो राज करेगा ही। लेकिन यहां पर गढ़वाली रेजिमेंट ने बुद्धिमानी दिखाया। उन्होंने कहा हमें अपनों पे गोली नहीं चलाना है। ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्पीड़नकारी तरीके से आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। उत्तर पश्चिम सीमा पर अधिक बहिष्कार के कारण, मतलब ये आंदोलन जो दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया साबरमती आश्रम से, उसे उत्तर पश्चिम, सोचिए कि ये देश है हमारा, शुरुआत यहाँ पे होता है और प्रभाव यहाँ पे दिखता है, एक लंबा अंतराल देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे इतनी बुद्धिमानी आ गई थी भारतीयों में, इसमें सभी आंदोलनकारियों का सहयोग रहा है। अधिक बहिष्कार के कारण सरकार ने वहाँ दमन के लिए गढ़वाल रेजिमेंट भेजी, लेकिन सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। ध्यान रहे, आपको कहीं भी जब आप पुस्तक में पढ़ते हैं, वह वैसे तो ज़्यादातर लोग यूट्यूब पर क्वेश्चन फॉर्म में ही देते हैं, इस तरह से व्याख्यात लोग नहीं पढ़ाते हैं। आपको गढ़वाल रेजिमेंट मिलेगा, लेकिन नेतृत्व चंद्र सिंह गढ़वाली है, ये आपको शायद कहीं देखने को मिले, इसलिए इसे नोट भी कर लीजिएगा। क्योंकि प्रश्न अभी तक पूछा गया है कि रेजिमेंट का नाम क्या था, तो गढ़वाल। अभी नेतृत्वकर्ता के बारे में नहीं पूछा गया है, तो अगर टप बनाना होगा तो यहाँ पे देंगे चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने मना कर दिया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में सर्वाधिक गिरफ्तारी बंगाल में दी गई। बंगाल में सर्वाधिक लोग गिरफ्तार किए गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और पेशावर में तो अपना जनता का शासन बन गया था, वहाँ पे एक सरकार बना ली गई थी। 25 अप्रैल से 4 मई तक, यानी कि पूरे 10 दिन तक सरकार चली वहाँ पे। पेशावर में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव चला तो वहाँ पर 25 अप्रैल को जनता का शासन बना दिया गया। उन्होंने कहा हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और पेशावर के जनता ने अपना शासन स्वयं बनाया और कहा हमें अंग्रेजों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेशावर की जनता शासन को दमन करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने थल सेना और वायुसेना दोनों का प्रयोग किया। हवाई हमला के माध्यम से पेशावर पर पुनः कब्जा किया गया और 4 मई को शासन वहाँ का भंग करके लोगों को दंडित किया गया और बर्बरतापूर्वक
दमन कर दिया गया, यहाँ तक कि गोला बारूद हवाई हमले से किया गया। जितनी बर्बरता दिखानी थी अंग्रेज़ों ने वहाँ भी दिखाया। जून 1930 को जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तब महाराष्ट्र के 50,000 मजदूरों ने 50,000 मिल मजदूरों ने उग्र प्रदर्शन किया और प्रदर्शन इस तरह का किया कि इरविन डर गया। इरविन को लगा कि अगर हम नेहरू गांधी को नहीं छोड़ेंगे तो ये आंदोलन बहुत विकट रूप ले लेगा और अंततः हमें जाना पड़ सकता है। अंग्रेज कहते हैं कि कितना शातिर थे। सोचिए, जब इन्हें लगता था कि हम हार जाएंगे तब ये उदार रवैया अपना लेते थे। इरविन ने कहा कि भाई हम छोड़ रहे हैं, आइए बैठिए, हम बात करते हैं। अब आप शासन में आइए, भागीदारी कीजिए, जो चाहोगे आपको मिलेगा। एकदम झूठ बोला उसने। लेकिन फिर भी जब आंदोलन चरम पे पहुंचा तो अंग्रेज डरे। वो तो डरते आ रहे हैं 1857 से ही, लेकिन डर उनका कहाँ भाग जाता था जब हमारे अपने ही उनके साथ खड़े हो जाते थे। कुछ लोग आंदोलन के पक्ष में होते थे तो ज़्यादा लोग उनके पक्ष में होते थे अंग्रेज़ों के, क्योंकि चाटुकारिता करना था, उन्हें जमींदार बनना था, इसलिए वो लोग उनका साथ देते थे। महाराष्ट्र के सोलापुर में विद्रोही मजदूरों और पुलिस के मध्य खूनी संघर्ष हुआ और वहाँ पर 16 मई को मार्शल लॉ लगा दिया गया। मतलब मजदूर लोग इतना गुस्सा हो गए कि पुलिस को पकड़ पकड़ के मारने लगे और इतना ज़्यादा भयानक हो गया आंदोलन कि वहाँ पर अंततः मार्शल लॉ लगानी पड़ी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के सहयोग में कर ना अदायगी आंदोलन चलाया गया। कर ना अदायगी मतलब हम कर नहीं देंगे, ऐसा आंदोलन चलाया गया। बिहार में चलाया गया चौकीदार कर नहीं देंगे, और उत्तर प्रदेश में चलाया गया कर ना दो लगान ना दो, कर ना दो लगान ना दो। और सहयोग करने के लिए लड़कों ने बानर सेना बनाई और लड़कियों ने माजरी सेना बनाई। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में ही बनाया गया था। लड़कों ने बानर सेना बनाया और लड़कियों ने माजरी सेना बनाया, और इसमें सहयोग किया महात्मा गांधी का और अपने हिंदुस्तान का। मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, कर्नाटक में वन नियम को कड़े करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध वन सत्याग्रह चलाया गया। इरविन ने समझौता हेतु नेताओं को रिहा किया और इसमें तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि इरविन जब समझौता के लिए आमंत्रित किए थे उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो यहाँ पर सप्रू और जयकर साहब की थी। और ध्यान रहे कि मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जो वन सत्याग्रह चलाया गया था उसमें अंग्रेज़ों ने जब वन नियम कठिन बना दिए और कई बार आदिवासी, SC, ST जो समुदाय के लोग हैं उनका जंगल के फल, जंगल की लकड़ियाँ, फूल पत्तियों से उनका गुजारा चलता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने नियम कठिन कर दिए, कड़े नियम बना दिए, तो वहाँ पर लोगों ने वन सत्याग्रह करके अपने अधिकार को पाने के लिए सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार हो गए। परंतु महात्मा गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि सत्य की राह न छोड़िए और अहिंसा के पुजारी के रूप में आप सब कुछ जीत सकते हैं। इसलिए लोग उनका सम्मान करते थे और
चाहते हुए या ना चाहते हुए भी उन्हें सत्य और अहिंसा का साथ देना ही पड़ता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद में तैयब जी को, अब्बास तैयब जी को नेतृत्व मिला, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो धरसाना में, देखिए धरसाना लिखा है और कहीं कहीं आपको मिलेगा धरासना, धरासना या धड़साना। तो ये सब समझ जाइएगा कि जो धरसाना है उसी का बिगड़ा हुआ नाम है। धरसाना में नमक आंदोलन को तोड़ना था, उल्लंघन करना था और गोदाम पे हमला करना था। लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया था कि हमला करना है परंतु हिंसा नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है 25,000 के तादाद में जब वहाँ पर आंदोलनकारियों ने, यानी कि सरोजिनी नायडू, गांधी जी के पुत्र मणिकलाल और अन्य सहयोगी जब धरसना पर धावा बोले तो वहाँ पर पुलिस वालों ने जो लोहे की मुट्ठी होती है ऐसी लाठी से 25,000 आंदोलनकारियों पर बरसाया। एक अमेरिकी पत्रकार हैं बेब मिलर, वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने इसका वर्णन किया है कि ऐसा विभत्स रूप मैंने कभी नहीं देखा। एक व्यक्ति जाता था और उसे लाठी से मार के गिरा देते थे। 4 आदमी जाते थे। अब सोचिए, अब कल्पना कीजिए कि वहाँ की स्थिति कैसी रही होगी। कल्पना कीजिए कि ये मेन गेट है और आंदोलनकारी यहाँ पर खड़े हैं 25,000 के रूप में, और ये मार पुलिस खड़ी हुई है, खूब पुलिस खड़ी हुई है एकदम से। यहाँ से एक आदमी जाता है, यहाँ पे पुलिस लोग खड़े हैं, लाठी से मारते हैं, खोपड़ी फाट जाती है। 2 आदमी जाते हैं, इन्हें उठा लाते हैं इधर। फिर एक जाता है, फिर इनको भी लाठी पड़ती है, ये भी लहूलुहान हो जाता है, फिर इन्हें भी उठा लाया जाता है। ऐसे एक एक आदमी जा रहे हैं, 2-2 आदमी जा रहे हैं, पुलिस वाले को लाठी मारते हैं, खोपड़ी फट जाती है। फिर 2 आदमी जाते हैं, उन्हें उठा लाते हैं, फिर 2 आदमी जाते हैं, फिर उन्हें मारते हैं। मतलब ऐसा विभत्स रूप जहाँ पर अहिंसा का भी पालन हो रहा है, लेकिन किसके तरफ से? अंग्रेज, उनके कांग्रेसियों के तरफ से, भारतीयों के तरफ से। और हिंसा कौन कर रहा है? अंग्रेज सैनिक। अंग्रेज सैनिक जो लाठी लोहे के मूठ से है उससे मारते हैं, खोपड़ी फट जाती है, लोग मर जाते हैं, कुछ हो जाता है, लेकिन आंदोलनकारी बढ़ते जा रहे हैं। और जब धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों को ये लग गया कि यहाँ पे स्थितियाँ बहुत विभत्स हो जाएंगी, तब आह्वान किया जाता है कि आंदोलन को रोक लिया जाए। लेकिन इसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है लंदन में। देखिए, अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद में सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, गांधी जी के पुत्र मणिकलाल के नेतृत्व में हजारों कांग्रेसियों ने धरसाना में नमक गोदाम पर हमला बोल दिया। 25,000 आंदोलनकारियों के लोहे के मूठ वाली लाठियों से पीटा गया। लोहे के मूठ वाली लाठियों से पीटा गया। अमेरिकी पत्रकार न्यू फ्रीमैन के पत्रकार बेब मिलर ने इसका उल्लेख किया है। मैं यहाँ पर एक बात आपको और बता देता हूँ
कि कुछ लोग कहते हैं कि बेब मिलर गांधी जी के साथ रहा करते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में उनके साथ रहे हों अलग बात है, लेकिन वो 21 मई 1930 को धरसना में जब बवाल हो रहा था, कांड हो रहा था, तब मौजूद थे। उसके पहले गांधी जी गिरफ्तार किए जा चुके थे, फिर छोड़े गए थे। उसके बाद जून में 1930 में जवाहरलाल नेहरू के साथ फिर गिरफ्तार किए गए और उसके बाद में फिर छोड़े जाएंगे 1931 में, तब गांधी इरविन पैक्ट होगा। तो वो इनके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में तो नहीं थे। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, क्योंकि सबको लग जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर नहीं रुका, सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर नहीं रुका तो आगे दिक्कत हो जाएगी, और गांधी जी किसी भी रूप में मानने को तैयार नहीं थे। अब गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? लंदन में भारतीय जितने आंदोलनकारी थे, जितने संगठनकर्ता थे, सबको आमंत्रण दिया गया लंदन के द्वारा कि आइए हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन का मतलब हुआ एक बहुत बड़ा गोल गोल मेज था और उसी मेज पर सब लोग बैठे थे। सब लोग बैठे थे और यहाँ पे अध्यक्ष की कुर्सी, यहाँ पे उपाध्यक्ष की कुर्सी थी और बाकी लोग पूरा बैठे थे राउंड टेबल, और इसीलिए इसे गोलमेज सम्मेलन कहा गया। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया। अब इसके लिए 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ। 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ और जनवरी 1931 तक चला, लेकिन बिना दूल्हे का बारात नजर आया। प्रोफेसर बिपिन चंद्र साहब कहते हैं कि यदि राम बिना रामलीला होता तो राम की आवश्यकता न होती, उसी तरह से बिना कांग्रेस के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना बिना राम के रामलीला के समान है। प्रोफेसर बिपिन चंद्र पाल साहब कहते हैं, और बड़े मजाकिया अंदाज में बोले थे कि बिना राम के रामलीला की भांति बिना कांग्रेस के राउंड टेबल हो रहा है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यानी गोलमेज सम्मेलन में सभी लोगों ने भाग लिया सिवाय कांग्रेस के। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ध्यान रहे, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। जिसमें प्रथम में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरे में भाग लेंगे, लेकिन वो भी इरविन की चाल होगी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाए। तो पहला हुआ 12 नवंबर 1930 को और जनवरी 1931 तक चलता रहा। कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला और स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन में किया गया। ये अपने आप में एक प्रश्न स्वयं है। इसमें कुल सदस्य संख्या थी 89, यानी कि 89 संख्या थी, जिसमें 13 ब्रिटिश थे और 76 भारतीय शामिल थे। इसकी अध्यक्षता किए थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अध्यक्षता किया था। उपाध्यक्ष थे वहाँ के उस समय के सम्राट जॉर्ज पंचम। ध्यान रहे, अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, उपाध्यक्ष सम्राट जॉर्ज पंचम थे। उसमें शामिल कौन कौन थे? कौन कौन भारत से गए थे? मुस्लिम लीग के सदस्य गए थे,
हिंदू महासभा के सदस्य गए थे, दलित वर्ग भारतीय उदारवादी दल के लोग गए थे, रजवाड़े गए थे, व्यापारी गए थे। ये पार्टियां शामिल थीं। प्रमुख नेता के रूप में शफी खां साहब थे, आगा खां साहब थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, फजलुल हक थे, तेज बहादुर सप्रू साहब थे, भीमराव अंबेडकर साहब थे, एम.आर. जयकर साहब थे, होमी मोदी साहब थे, सुंदर सिंह मजीठिया साहब थे, मुंजे साहब थे और भारतीय पत्रकार सी.बी. चिंतामणि भी शामिल थे। सी.बी. चिंतामणि। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, मुस्लिम लीग क्यों गया? क्योंकि उन्हें पृथक निर्वाचक मंडल मजबूत करना था। अब मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ हो गए थे। क्यों? नेहरू रिपोर्ट याद कीजिए, मैंने बताया था, उसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल को कांग्रेसियों ने अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम किसी भी रूप में भारत की एकता को खंडित नहीं होने देंगे, सीमा को विभाजित नहीं होने देंगे, हम सांप्रदायिक निर्वाचन को अस्वीकार करते हैं, मिलजुल के रहेंगे। जिन्ना ने कहा नहीं मानेंगे, हमको अलग चाहिए, पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रखी, उसमें उन्होंने 1/3 अपना आधार रखा। सिविल सेवा में और सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात कही, उसमें भी 1/3 बात कहा। जहाँ पे मुस्लिम बहुमत है वहाँ पे पूरा अधिकार मुसलमानों का हो। ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के उन्होंने अपने 14 सूत्री मांग को रखा था। तो वहाँ गोलमेज सम्मेलन में तो उनका भागीदारी होना ही था। उधर दलित वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे हमारे भीमराव अंबेडकर साहब, वो तीनों में शामिल हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। भीमराव अंबेडकर साहब का जो दर्द था कि दलितों का अपमान कब तक हो, 5000 सालों से हमारी संस्कृति है और एक बातें समझ में नहीं आती है कि किस तरह के पेश किया जाता है। कहा गया है चरण से शूद्र पैदा हुए। जो ये विभाजन किया गया, कुछ गलतियां जरूर थीं, इसे सुधार लेना चाहिए था। जो कि भीमराव अंबेडकर साहब पृथक निर्वाचन मंडल को जब गांधी और अंबेडकर का पैक्ट हुआ तब उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम नहीं लेंगे अलग से पृथक निर्वाचन, लेकिन उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। तो अंबेडकर साहब शामिल हुए थे दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और जिन्ना शामिल हुए थे मुस्लिमों के लिए। बाकी जितने लोग भारतीय पत्रकार में सी.बी. चिंतामणि थे। 3 महत्वपूर्ण लोग ये हो गए। उसके बाद राम बिना रामलीला, कांग्रेस बिना सम्मेलन, प्रोफेसर बिपिन चंद्र साहब ने कहा था, ये याद रखिएगा। गांधी इरविन पैक्ट, जब इरविन को लगा कि सबने अयोध्या आंदोलन किसी अन्य जो पार्टियां हैं उनके जाने से या उनके मिलने से समाप्त नहीं होने वाला है जब तक कि कांग्रेस साथ नहीं आती। कांग्रेस मतलब गांधी जी। जब तक गांधी जी साथ नहीं आते यह आंदोलन नहीं रुकेगा। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और जब देखा कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो उसका कोई नतीजा सम्मेलन का नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला। तब अंग्रेजों के तरफ से दबाव पड़ते हुए इरविन के ऊपर पड़ा कि किसी तरह से गांधी जी को मनाइए। और इसमें इरविन ने तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर इनको मीडिएटर बनाया और कहा भाई हम सारे शर्त मानने को तैयार हैं गांधी जी के और हम उन्हें रिहा कर रहे हैं, बस हमें उनसे सम्मेलन कराओ, बातचीत कराओ, आए टेबल बैठें, कुछ बातचीत करें, हम
कोई क्या शर्त है उनकी, क्या शर्त नहीं है, हम सारे शर्त मानने को तैयार हैं। इरविन बिना शर्त सारे शर्त स्वीकार करने को तैयार था। क्यों? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन अब हिंसक रूप भी ले रहा था, फिर भी गांधी जी कुछ कह नहीं रहे थे। जब गांधी जी को छोड़ा गया 26 जनवरी 1931 को, इस दिन कांग्रेसी क्या मना रहे थे? स्वतंत्रता दिवस। पहली बार कब मनाया गया था? जनवरी 1930 में, रावी नदी के तट पर। अब 1931 को गांधी जी को छोड़ा गया और गांधी जी को जब रिहा किया गया तब एम.आर. जयकर और सप्रू महोदय ने मिलकर के इरविन से समझौता करने का पूरा व्यवस्था कर दिया और इरविन से समझौता हुआ, उसका नाम पड़ा गांधी इरविन समझौता। समझौता अर्थात दिल्ली पैक्ट, इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। 5 मार्च 1931, ये डेट भी याद रख लीजिए और किसके किसके मध्य हुआ ये भी याद रख लीजिए। अब ये समझौता तो हो गया। समझौते में शर्त क्या रखी गई? गांधी जी ने कहा संवैधानिक सुधार होना चाहिए, संवैधानिक सुधार होना चाहिए, संघीय व्यवस्था होनी चाहिए, संघीय व्यवस्था होनी चाहिए, उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार होनी चाहिए, भारत के हित में विदेशी व्यवस्था यानी विदेशी मामले और रक्षा व्यवस्था होना चाहिए और यहाँ तक कि सुरक्षात्मक या आरक्षात्मक, इसका मतलब हुआ ये आरक्षात्मक कि सुरक्षा भी मिले सुरक्षा भी मिले और आरक्षण भी मिले। पहले चीज़ तो संवैधानिक सुधारों में इतनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कानून व्यवस्था में। इरविन ने कहा जी हुजूर, जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। जब किसी को मनाना होता है, जब छोटे बच्चे को जब छोटे बच्चे को केवल लॉलीपॉप दिखाना होता है, देना कुछ नहीं होता है, तब वो कहता है पापा मुझे गाड़ी चाहिए, देंगे देंगे, साइकिल चाहिए, देंगे देंगे, पापा वहाँ घर बनेगा, हाँ हाँ बनेगा, गाड़ी जब बड़े होंगे लेंगे, हाँ हाँ देंगे देंगे, सब कह करके बच्चे को कह दो खाना खाओ। बच्चा खाना खा लिया। खाना खा के जब उठा तो बोला जाओ नहीं, जो तमाचा मारेंगे सब तुमको मिल जाएगा। यही एग्जैक्ट अंग्रेज़ों ने गांधी जी के साथ किया। इन्होंने कहा संवैधानिक सुधार हो, हाँ होगा, व्यवस्था सब बता दिया और उसके बाद में सभी राजनैतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा, ये बातें रखी गई। अब इसी पॉइंट में एक पॉइंट और ये है, सब लोग नाराज कहाँ पे हुए? गांधी जी यदि यहीं पे कह देते कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने भी नादानी कर दिया है, उन्हें भी छोड़ा जाए, तो उस समय इरविन ये बात भी मान लेते और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी होने से बचाया जा सकता था। अब यहाँ पे 2 बिंदु हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु
और सुखदेव, इनको क्यों नहीं बचाया? गांधी जी का मात्र कहना होता कि इरविन इन्हें छोड़ देता। उस समय ये जो भी कहते थे इरविन हाँ कह रहा था और गांधी जी इनको छुड़वाने में सक्षम थे, फिर भी नहीं छुड़वाए। क्यों? गांधी जी ने कहा राजनीतिक कैदी को रिहा किया जाए। इन लोगों को राजनीतिक कैदी का दर्जा नहीं प्राप्त था, फिर भी गांधी जी कहते तो ये लोग छोड़े जाते। लेकिन साथियों, किसी भी प्रकार की आज़ादी जो है ये थाली में परसा हुआ हलवा नहीं होता है। इस बात को गांधी जी जानते थे। गांधी जी ने जनता को आंदोलन के लिए ऐसे तैयार किया, फिर यहाँ पे रोके, फिर बढ़ते रहे, फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ रोके, बढ़ते रहे, फिर यहाँ पे पहुँचे, तब कहा करो या मरो। एक कंपटीटर होने के नाते, एक एस्पायरेंट होने के नाते विचार कीजिए कि गांधी जी 1917 में जब चंपारण में सत्याग्रह करते हैं तब वो कहते हैं हम हम भारतीयों में किसी प्रकार का मैं हिंसा का आधार नहीं बनने दूंगा। उसके बाद जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1920 में, जब 22 में चौरी चौरा कांड हो जाता है तो गांधी जी कहते हैं मैं अपने जीवित रहते हिंसा नहीं देख सकता, मैं असहयोग आंदोलन को समाप्त करता हूं। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में वही गांधी जी जो कि हिंसा नहीं चाहते थे, वो क्या बात कहते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में ना शुरू करूं, मेरी 11 मांगे हैं उसे मान लिया जाए। उस 11 मांगों में एक मांग ये शामिल था कि हमारे भारतीयों को अपने सुरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। कौन कह रहा है? गांधी जी कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? 1917 के गांधी जी कहते हैं मैं हिंसा नहीं होने दूंगा। और जब 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं हिंसा के लिए, वही जब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है तब अपनी मांगों में वो हथियार की बात करते हैं कि हमारे भारतीयों को सुरक्षा के लिए हथियार की अनुमति हो। और 1942 में कहते हैं करो या मरो, डू और डाई, भारत को आज़ाद कराओ या तो उसके लिए मर जाओ। कौन कह रहा है? गांधी जी। अब वो समझ चुके थे कि यहाँ पर कहते हथियार उठा लो तो अंग्रेज भारतीयों को मार के दबा देते। गांधी जी समझ गए थे कि नहीं, मुझे पहले इनको इस लेवल बनाना है कि पूरा भारत खड़ा हो जाए। अभी कुछ लोगों के अंदर भारतीयता की भाव जगा है, तो भारतीयता का जैसे जैसे भाव जगता गया, गांधी जी समझ चुके थे। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो बात को समझ चुके थे कि भारतीय इतने हावी हो चुके हैं। तब उन्होंने कहा करो या मरो। बाद में उपवास रखते हैं। गांधी जी ने कहा था हिंसा हुआ तो मेरा मरा मुँह देखोगे, लेकिन फिर कहाँ कहाँ पे हिंसा हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ, गांधी जी जिंदा थे। 1942 में हुआ, गांधी जी जिंदा थे। 1947 में हुआ, गांधी जी जिंदा थे। हाँ, वो अलग बात है कि उसके बाद गांधी जी नहीं रहे। गांधी जी ने कहा बंटवारा होगा तो मेरे लाश के ऊपर होगा। बंटवारा हो गया, गांधी जी जिंदा थे। गांधी जी अवसर को समझते थे। तो यहाँ पे समझिएगा कि गांधी जी ने अगर चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बचा सकते थे, लेकिन गांधी जी को पता था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भारत के युवाओं के धड़कन हैं, युवाओं के धड़कन हैं और युवाओं का गुस्सा चरम पर है। और गांधी जी ये भी जानते थे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अगर इनकी बलिदानी, 3 लोगों की बलिदानी दे करके हिंदुस्तान के करोड़ों को खड़ा किया जा सकता है तो बलिदानी ही सही, लेकिन आज़ादी मिलनी चाहिए। वो अलग बात है, गांधी जी ने कभी ये बात कही नहीं। जब भगत सिंह को फांसी हो गया तब गांधी जी नमी आंखों से कहते हैं कि भगत सिंह के बलिदान को
इतिहास में याद किया जाएगा। क्यों कहा? ना तो गांधी जी ने कभी भगत सिंह को आतंकवादी कहा, ना गांधी जी ने कभी भगत सिंह राजगुरु को देशद्रोही कहा, लेकिन गांधी जी नम आंखों से विदाई देते हैं तो दर्द तो कहीं ना कहीं था ही। लेकिन कहा जाता है आज़ादी को देख करके जिस तिरंगे को नमन करते हैं वो तिरंगा आसान नहीं, खूनों से जला रहा है, हमारे हिंदुस्तानियों के खूनों के बल पे गया है। थाली में परोस करके ना तो तब दिया गया था और ना आगे कभी दिया जाएगा। हिंदुस्तान के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए हर बार कभी ना कभी आहुतियाँ देती जाती रही हैं। गांधी जी ने इन तीनों लोगों के लिए कितना कुछ सहा, अभी आगे इसी पे देखिएगा। गांधी जी ने कहा विदेशी कपड़ों को और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरने देने के लिए अधिकार दिया जाए। इरविन ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हो एकदम सही है। गांधी जी ने कहा तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दिया जाए। इरविन ने कहा बिल्कुल, आपने कहा हम मान लिए। जब्त की गई भूमि वापस की जाए, कहीं बिल्कुल बिल्कुल दिया जाएगा। मार्च 1931 में कराची अधिवेशन में समझौते के मंजूरी के लिए जब जाया गया, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे और वहाँ पर जब कहा गया कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, इसकी मंजूरी दी जाए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ने कहा हमें स्वीकार्य नहीं है। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। मैं देश के मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, इतनी क्षमता है मुझ में। बाद में इसकी मंजूरी भी दी गई और गांधी जी समझ गए थे कि कैसे, क्या गांधी जी को दुख नहीं था? तब सुभाष चंद्र बोस और युवाओं ने कहा कि सरदार भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया गया। गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, उनको बहुत प्रकार के प्रताड़नाएं दी गई मानसिक रूप से, लेकिन गांधी जी ने कहा मैं सारे दर्द सहने को तैयार हूँ हिंदुस्तान के लिए, पर हिंदुस्तान को किसी भी रूप में मैं हिंसक नहीं होने दूंगा। गांधी जी बुद्धिमानी से काम कर रहे थे। अंत में जैसे जब जाते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता के बिंदु पर न होने पर गांधी और नेहरू और सुभाष का गांधी जी से नाराज़गी था और युवाओं की नाराज़गी भी था। साथ में गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं मरेगा, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को नहीं बचाया गया। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, उसके बाद मैं अपने क्लास को समाप्त करूँगा। गांधी जी सारे शर्तों के अनुसार इरविन ने समझौता तो किया, लेकिन जैसे ही गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए रवाना हुए कि इरविन को तत्काल प्रभाव से गवर्नर पद से हटा दिया गया, उन्हें वापस बुला लिया गया और दूसरे को गवर्नर बनाया गया। मैं अपने क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। अगले क्लास द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन पे होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।